और कुरेदें। बिल्कुल। खास तौर पर हम आदतों को आसान बनाने वाले तीसरे नियम और संतोषजनक बनाने वाले चौथे नियम पर ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ, और फिर वो एडवांस टैक्टिक्स भी कि अच्छी आदतों को सिर्फ अच्छा नहीं बेहतरीन कैसे बनाया जाए। सही। मतलब आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोज के छोटे छोटे, जो कई बार दिखते भी नहीं, वैसे बदलावों से बड़े टिकने वाले नतीजे पाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और यही तो किताब का सार है ना, कि बड़े गोल सेट करने से ज्यादा जरूरी है अपना सिस्टम ठीक करना। ये छोटी आदतें, जिन्हें क्लियर एटॉमिक कहते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह हैं। शुरू में धीमी, पर टाइम के साथ इनका असर जबरदस्त होता है। सही कहा। तो चलिए फिर तीसरे नियम से शुरू करते हैं, इसे आसान बनाओ। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, लगता तो है। आदत आसान होगी तो टिकेगी, पर असल में ये इतना आसान है क्या? क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम जोश में बहुत बड़ी शुरुआत कर देते हैं और फिर टिक नहीं पाते। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अध्याय 11 इसी बारे में है। लोग ना वो परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा, कैसे? उन्हें लगता है कि भाई अगर रोज 1 घंटा जिम नहीं जा सकते तो फिर जाने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन किताब कहती है, देखो, रफ्तार जरूरी नहीं है, जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार बने रहना। आप धीरे शुरू करो, लेकिन रोज करो। यह हफ्ते में एक बार जोर लगाने से कहीं बेहतर है। असली खेल यही है, छोटी शुरुआत करो और टिके रहो। और शायद यहीं पर वो कम से कम प्रयास का नियम आता है, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अध्याय 12 में इसका जिक्र है। हम हमेशा आसान रास्ता ही क्यों चुनते हैं? क्या ये सिर्फ आलस है? नहीं, ये सिर्फ आलस नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, ह्यूमन नेचर है। शायद एवोल्यूशन का नतीजा है। हमारा दिमाग है ना, वो एनर्जी बचाने के लिए बना है। अच्छा। तो वो नेचुरली उसी रास्ते पे जाएगा जिसमें कम मेहनत लगे, कम घर्षण हो, मतलब फ्रिक्शन कम हो। क्लियर। इसी फ्रिक्शन वाले आइडिया को इस्तेमाल करने को कहते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करें इसे? सिंपल है। अच्छी आदत डालनी है तो उसके रास्ते से रुकावटें हटाओ, फ्रिक्शन कम करो। और बुरी आदत छोड़नी है तो उसके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दो, फ्रिक्शन बढ़ा दो। इसका कोई मजेदार सा उदाहरण जो किताब में हो या हम सोच सकें? किताब वाला उदाहरण तो क्लासिक है ही, कि गिटार सीखना है तो उसे अलमारी में बंद मत रखो। हाँ, सामने स्टैंड पे रखो ताकि दिखे, उठाना आसान हो। लेकिन इसे कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको पानी ज्यादा पीना है। हाँ, ये तो मुझे करना है। तो पानी की बोतल हमेशा अपनी मेज पर रखो, किचन में नहीं। या अगर रात को स्नैक्स खाने की आदत कम करनी है तो जितनी भी अनहेल्दी स्नैक्स हैं उन्हें किसी ऊंची शेल्फ पर पीछे रख दो, मतलब निकालने में थोड़ी मेहनत लगे। सही है। फोन कम यूज करना है, उसे दूसरे कमरे में चार्ज पे लगाओ। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन माहौल बदल देते हैं। हाँ, मेरा तो सुबह उठकर फोन चेक करने का घर्षण बिल्कुल 0 है। शायद फोन दूसरे कमरे में रखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कई बार ना शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। आदत आसान बना भी दी, पर वो पहला कदम उठाना, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या करें? अध्याय 13 में 2 मिनट नियम की बात है। क्या ये सच में काम करता है? सिर्फ 2 मिनट? हाँ, ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत तगड़ा है। देखिए, 2 मिनट नियम का मतलब ये नहीं कि पूरी आदत 2 मिनट में खत्म कर देनी है। अच्छा, तो फिर? इसका मकसद है उसे शुरू करना आसान बनाना। किसी भी आदत का जो बिल्कुल पहला हिस्सा है ना, उसे इतना छोटा कर दो कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना बचे। जैसे रोज किताब पढ़नी है। हाँ। 2 मिनट नियम कहता है सिर्फ 1 पेज पढ़ लो। हाँ। रोज योगा करना है, सिर्फ योगा मैट बिछा लो। अच्छा। आधा घंटा दौड़ना है, सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे से बाहर निकल जाओ। लेकिन क्या इससे सच में बड़ी आदतें बनती हैं, या ये बस ऐसा है कि चलो कुछ तो किया? यही तो इसकी खूबी है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं ना, तो अक्सर जारी रखना आसान हो जाता है। अच्छा। वो योगा मैट बिछाने के बाद हो सकता है आप 5-10 मिनट कर ही लें। जूते पहनकर बाहर निकलने के बाद शायद आप 10-15 मिनट टहल ही लें। वो न्यूटन का पहला लॉ याद है? हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, कि जो चीज चल रही है वो चलते रहना चाहती है। ये नियम बस उस शुरुआती आलस को तोड़ता है। ये उस बड़ी आदत का गेटवे बन जाता है। फिर धीरे धीरे आप खुद ही 2 मिनट से ज्यादा करने लगते हैं। ये तो दिलचस्प है। तो आदत आसान बना दी, 2 मिनट नियम से शुरू भी कर दिया। अब इसे टिकाऊ कैसे बनाएं, मतलब हमेशा चलता रहे? अध्याय 14 में अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को लगभग असंभव बनाने की बात है। हाँ। इसमें आदत अनुबंध, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट और टेक्नोलॉजी की भूमिका, ये कैसे काम करता है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये शायद थोड़ा एक्सट्रीम लगे, पर ये इस बात को मानता है कि हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रहती।
हम सब कभी न कभी कमजोर पड़ते हैं। हाँ, ये तो है। तो टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर सकती है। जैसे वो वेबसाइट ब्लॉकर्स आते हैं या एप्स जो आपका ध्यान भटकाने वाली चीजों को कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं। ये बुरी आदत को करना मुश्किल, लगभग असंभव बना देते हैं। और वो आदत अनुबंध, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, वो सोशल अकाउंटेबिलिटी मतलब सामाजिक जवाबदेही का इस्तेमाल करता है। आप किसी दोस्त या पार्टनर के साथ एक तरह का समझौता करते हैं, जैसे अगर मैं हफ्ते में 3 बार जिम नहीं गया तो तुम्हें 500 रुपए दूंगा। अरे वाह! या मैं तुम्हें रोज बताऊंगा कि मैंने मेडिटेशन किया या नहीं। ये जो बाहरी दबाव होता है ना, ये हमें ट्रैक पर रखने में मदद करता है, खासकर तब जब हमारी खुद की मोटिवेशन कम हो रही हो। हाँ, ये समझ आ रहा है। मतलब अपने आसपास के माहौल और लोगों को अपनी विल पावर का सपोर्ट सिस्टम बनाना। तो तीसरे नियम का निचोड़ क्या हुआ? परफेक्शन के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंसी पर फोकस करो। हाँ, फ्रिक्शन कम करके अच्छी आदतें आसान बनाओ और बढ़ाकर बुरी आदतें मुश्किल। 2 मिनट नियम से शुरू करो। और टेक्नोलॉजी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट से खुद को जवाबदेह बनाओ। बिल्कुल सही। ये नियम एक्शन लेने और उसे आसान बनाने के बारे में है। ठीक है, तो आदत शुरू करना आसान हो गया, लेकिन उसे रोज करते रहने की इच्छा कैसे बनी रहे? खासकर वो आदतें जिनमें मजा तुरंत नहीं आता, जैसे कसरत करना या हेल्दी खाना। शायद यहीं पर चौथा नियम काम आता है, इसे संतोषजनक बनाओ। बिल्कुल, ये नियम आदत का जो चक्र होता है ना, हैबिट लूप, उसके आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करता है, रिवॉर्ड यानी इनाम। अध्याय 15 इसे व्यवहार बदलने का मुख्य नियम कहता है। अच्छा, क्या है वो नियम? कि जो काम तुरंत इनाम देता है वही दोहराया जाता है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। प्रॉब्लम यह है कि कई अच्छी आदतों का इनाम मिलता है देर से, जैसे फिटनेस या पैसे बचाना। इनका फल बाद में दिखता है। और बुरी आदतों का मजा तुरंत आता है? हाँ, जैसे जंक फूड खाना या सोशल मीडिया पर लगे रहना, मजा तुरंत। तो इसका हल क्या है? क्या हमें अच्छी आदतों के साथ भी कोई फौरन मिलने वाला इनाम जोड़ना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल यही करना है। हमें अच्छी आदत पूरी करने के ठीक बाद खुद को किसी ना किसी तरह की सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि देनी होगी। ये कुछ बहुत बड़ा इनाम हो जरूरी नहीं है। अच्छा, ये बस दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल होना चाहिए कि हाँ, ये अच्छा था, इसे दोबारा करना है। और यहीं पर अध्याय 16 में बताई गई हैबिट ट्रैकिंग बहुत काम आती है। हैबिट ट्रैकिंग मतलब वो कैलेंडर पर निशान लगाना। हाँ, बिल्कुल। जब आप अपनी आदत पूरी करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस एक्स लगाते हैं या टिक करते हैं, तो वो छोटा सा एक्शन भी दिमाग को संतुष्टि देता है। आप अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं, एक लकीर बनते हुए देखते हैं और फिर उससे तोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये विजुअल चीज वाकई पावरफुल हो सकती है। मैंने खुद भी ट्राई किया है। वो लगातार टिक मार्क्स की लाइन देखना एक अलग ही मोटिवेशन देता है। लेकिन क्या हो अगर वो लाइन टूट जाए, स्ट्रीक मिस हो जाए? कई बार लोग वहीं हार मान लेते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। क्लियर इसके लिए एक नियम बताते हैं, कभी भी 2 बार मिस मत करो। नेवर मिस ट्वाइस। नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, एक बार चूक गए ठीक है, हम इंसान हैं, हो जाता है, लेकिन उसे लगातार दूसरी बार मत चूकने दो। अगर आज जिम नहीं जा पाए कोई बात नहीं, पर कल जरूर जाओ। एक बार चूकना एक गलती है, पर 2 बार लगातार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत हो सकती है। सही बात है। और हैबिट ट्रैकिंग इसमें भी मदद करती है। आपको फौरन दिखता है कि आप ट्रैक से उतरे हैं और वापस आने की जरूरत है। नेवर मिस ट्वाइस, ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब इसी चौथे नियम को और पक्का करने के लिए अध्याय 17 में जवाबदेही साथी यानी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की बात है। ये हैबिट कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है? हैबिट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा फॉर्मल हो सकता है, जिसमें शायद पैसे या कोई और पेनल्टी जुड़ी हो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर थोड़ा कम फॉर्मल हो सकता है, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है। कैसे? जब हमें पता होता है कि कोई है जो हमारी परवाह करता है और हमसे हमारी प्रोग्रेस के बारे में पूछेगा, तो हम उसे निराश नहीं करना चाहते, है ना? ये एक तरह से सोशल रेपुटेशन का सवाल बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए अगर आपने अपने दोस्त को बताया है कि आप रोज सुबह दौड़ने जाएंगे, तो अगली बार जब मिलेंगे और वो पूछेगा, और भाई दौड़ कैसी चल रही है, तो आप ये थोड़ी कहना चाहेंगे कि अरे यार मैं तो गया ही नहीं। हाँ, सही है, बात तो सही है। ये जो सामाजिक दबाव है, जब इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो ये बहुत पावरफुल हो सकता है। तो चौथे नियम का सार ये हुआ कि आदत दोहराने के लिए उसे संतोषजनक बनाना होगा। हाँ, तुरंत मिलने वाला छोटा सा इनाम भी दिमाग को सिग्नल देता है। हैबिट ट्रैकिंग प्रगति दिखाकर संतुष्टि देती है और नेवर मिस ट्वाइस रूल में मदद करती है। और एक
अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सामाजिक दबाव का इस्तेमाल करके हमें ट्रैक पर रखता है। बिल्कुल। तीसरा नियम करने को आसान बनाता है। चौथा नियम दोहराने को संतोषजनक। दोनों मिलकर आदत को टिकाऊ बनाते हैं। ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करने जैसा है। ठीक है, अब हमने आदत बनाने और टिकाने के ये 4 नियम समझ लिए हैं। पहले 2 नियमों स्पष्ट और आकर्षक को हम मान लेते हैं कि उन पर पहले बात हो चुकी है। हाँ। तो अब किताब कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज तरह की बात करती है, अच्छे से महान कैसे बने। अध्याय 18 में टैलेंट और जेनेटिक्स मतलब प्रतिभा और आनुवंशिकी की भूमिका पर बात है। क्या हमारी सफलता में जीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है? क्या कुछ लोग बस लकी होते हैं? ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन किताब इसे बहुत बैलेंस तरीके से देखती है। हाँ, जीन्स का असर होता है। वो तय कर सकते हैं कि कौन सी चीजें हमें नेचुरली आसान लगेंगी या मजेदार। कोई शायद गाने में अच्छा हो, कोई खेलने में। जीन्स हमारी क्षमता की एक रेंज तय कर सकते हैं या एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन हमारी आदतें ये तय करती हैं कि हम उस क्षमता तक पहुंचते कितना है। वो हमारी स्पीड तय करती हैं। अच्छा। वो कहावत है ना, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। हाँ, सुनिए। तो स्मार्ट तरीका ये है कि हम वो खेल खेलें जहां हमारे जीतने के चांस ज्यादा हों। मतलब अपनी आदतों को अपनी नेचुरल ताकत और पसंद के साथ अलाइन करें। मतलब अपनी लड़ाई चुनना समझदारी है। ये मुझे अगेरे सिद्धांत पर लाता है, अध्याय 19 का गोल्डीलॉक्स रूल। ये नाम तो कहानी जैसा है, इसका आदतों से क्या लेना देना? हाँ, ये उसी गोल्डीलॉक्स और 3 भालू वाली कहानी से है, जहाँ दलिया ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा, बस ठीक था। हाँ हाँ। ये नियम कहता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है जब वो ऐसा काम कर रहा हो जो उसकी अभी की क्षमता के बिल्कुल किनारे पर हो। ना बहुत आसान कि बोरियत हो जाए, ना बहुत मुश्किल कि निराशा हो। अच्छा, मतलब मैनेजेबल डिफिकल्टी का जोन। हाँ बिल्कुल। आदतें भी तभी टिकती हैं और हम उनमें बेहतर होते जाते हैं जब चैलेंज का लेवल सही हो। अगर कोई आदत बहुत आसान हो जाए तो हम बोर हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो तो छोड़ देते हैं। हमें लगातार अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा मुश्किल बनाते रहना होगा ताकि हम मोटिवेटेड रहें और सीखते रहें। ये फ्लो स्टेट पाने जैसा है। तो इसका मतलब हुआ कि आदत डालने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, हमें उसे देखते रहना होगा, एडजस्ट करना होगा, उसे ज्यादा आसान या ज्यादा मुश्किल होने से बचाना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर अध्याय 20 की चेतावनी आती है जो थोड़ी अजीब लग सकती है। क्या अच्छी आदतों का कोई नेगेटिव पहलू भी हो सकता है? अच्छी आदत का नेगेटिव पहलू, ये कैसे? किताब कहती है हाँ, जब कोई आदत पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाती है, हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ये एफिशिएंसी के लिए तो अच्छा है, पर इससे मास्टरी या महारत हासिल करने में रुकावट आ सकती है। हम सुधार करना बंद कर देते हैं। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब आदत इतनी पक्की हो जाए कि हम उसे बेहतर बनाना ही भूल जाएं। हाँ, हो सकता है। मान लीजिए आपने रोज गिटार बजाने की आदत डाल ली। आप रोज 15 मिनट बजाते हैं, ये आदत बन गई। लेकिन अगर आप हमेशा वही पुरानी 4 धुनें बजाते रहेंगे बिना किसी नई चुनौती के, तो आप एक अच्छे गिटार प्लेयर नहीं बन पाएंगे, बस एक अभ्यस्त प्लेयर बनकर रह जाएंगे। बात तो गहरी है। मास्टरी के लिए जरूरी है कि आप अपनी आदतों की टाइम पर समीक्षा करें, उन्हें जानबूझकर रिफाइन करें और उनमें छोटी छोटी चुनौतियां जोड़ते रहें। मतलब आदत और डेलिबरेट प्रैक्टिस यानी सोच समझकर किए गए अभ्यास का बैलेंस बनाना होगा। ये बहुत ही गहरा इंसाइट है। ऑटोमेशन अच्छा है पर बेहोशी नहीं। अच्छा, अब अगर हम पूरी किताब एटॉमिक हैबिट्स के सार पर आएं, इसके निष्कर्ष और मास्टर समरी को देखें, तो सबसे बड़ा संदेश क्या निकलता है? सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि नतीजे बदलने के लिए आपको अपने लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना सिस्टम बदलने की जरूरत है। सिस्टम मतलब लक्ष्य तो वो है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे वेट लॉस करना। सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको वहां तक ले जाता है, जैसे रोज हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना। क्लेयर का वो फेमस कोट है ना, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। वाह! एक मजबूत सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाता रहता है जब मोटिवेशन कम हो। और ये सिस्टम बनता है छोटी एटॉमिक आदतों से। अच्छा, ये छोटे बदलाव कैसे हमारी पहचान, आइडेंटिटी को बदलते हैं, इसका भी जिक्र ना? हाँ, ये किताब का एक और बहुत फंडामेंटल आइडिया है। बदलाव 3 लेवल पर होता है: आउटकम नतीजा, प्रोसेस प्रक्रिया और आइडेंटिटी पहचान। ज्यादातर लोग नतीजों पर फोकस करते हैं, मुझे वजन कम करना है। हाँ। कुछ लोग प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, मैं हफ्ते में 3 बार जिम जाऊंगा। लेकिन सबसे गहरा बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूँ। पहचान बदलना। हाँ,
हर बार जब आप कोई छोटी सी अच्छी आदत अपनाते हैं, जैसे सलाद खाते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो आप अपनी इस नई पहचान के हक में एक वोट डाल रहे होते हैं। धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी सेल्फ इमेज बदल जाती है। और जब आपकी पहचान बदलती है तो आपका व्यवहार अपने आप उसके हिसाब से होने लगता है। तो संक्षेप में वो चारों नियमों का फ्रेमवर्क स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक हमें वो सिस्टम बनाने में मदद करता है और ये सिस्टम धीरे धीरे हमारी पहचान बदलता है, जिससे स्थायी परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छी आदतों के लिए इन चारों को लागू करें, बुरी आदतों के लिए इनका उल्टा करें। उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक बनाएं। और हमेशा वो रोज 1% बेहतर होने वाला सिद्धांत याद रखें। हाँ, वो 1% वाला। ये छोटा सा सुधार रोज शायद दिखे भी ना, पर साल भर में ये आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। और जैसा कि अपेंडिक्स में बताया गया है, ये सिद्धांत सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है। बिजनेस में, पेरेंटिंग में, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर जगह ये लागू होते हैं। सही कहा, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, जो सीधे किताब से नहीं है पर उसकी आत्मा से जुड़ा है। हाँ, जरूर। किताब हमें छोटे बदलावों की शक्ति दिखाती है। तो सवाल ये है, आज वो सबसे छोटा, लगभग अदृश्य लगने वाला कौन सा एटॉमिक बदलाव कोई कर सकता है, जिसके बारे में लगे कि वो भविष्य में सबसे बड़ा पॉजिटिव अंतर पैदा करने की क्षमता रखता है। सिर्फ सोचना नहीं, शायद उसे आज ही शुरू करना। वाह, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है। वो एक छोटा सा बीज जो कल एक बड़ा पेड़ बन सकता है। इसी विचार के साथ जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित हमारी आज की ये